Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar. I hope you all are doing well. इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर we'll be discussing these articles in detail. मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ पहले सेशन शुरू होने से पहले कि हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में क्या क्या आर्टिकल्स कवर करेंगे so that you stay connected और आपको पता हो कि ठीक है इस सेशन में क्या कुछ होने क्या वाला है, क्या क्या आर्टिकल्स रहेंगे और उसकी कनेक्टिविटी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक वैसे हो जानी चाहिए, बट अगर नहीं हुई है तो फिर वो करने की कोशिश करो खुद से, क्योंकि स्पून फीडिंग पे कब तक रिलाई करोगे, है कि नहीं। हाँ जी, शॉम्पेन आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इनके बारे में हम बात करेंगे, कहाँ से एसोसिएटेड हैं, और जैसे भी जब हम किसी ट्राइब के बारे में बात करते ही हैं तो वो सारी डिटेल्स यूपीएससी ना, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स आई होप आपने देखे हो, तो यूपीएससी ने पीवीटीजीज पे सवाल पूछा है पहले प्रीलिम्स में। सो आपको पता होना चाहिए कि जैसे क्या ये ट्राइब पीवीटीजी ट्राइब है या नहीं है। चलो ये आपके लिए होमवर्क में डाल देते हैं, ठीक है। बाकी जब इस ट्राइब पे आएंगे तो मैं आपके साथ पूरी चर्चा करूंगी। फिर उसके बाद अगला जो आर्टिकल है वो है रिगार्डिंग डिजिटल हेल्थ, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। तो इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज इट वॉज रिसेंटली बेसिकली लॉन्च वन ऑफ दी 3 प्रायोरिटी एरियाज जो हमारे हैं। मैं आपको बताऊंगी इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के टाइम पे जो रहे हैं उसमें अब एक WHO मैनेज नेटवर्क है ये, जो है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर कंट्रीज आपस में दे विल शेयर नॉलेज, डिजिटल प्रोडक्ट्स, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या कोलैबोरेटिव एफर्ट्स रहेंगे, कैसा ये नेटवर्क है, कितनी मेंबरशिप है, वो सारी चीजें जो हैं ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेचुरल रबड़ सेक्टर कि जब मैं बात कर रही हूं तो हमारे लिए हम आज बात करेंगे रबड़ बोर्ड के बारे में। रबड़ बोर्ड कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके फंक्शंस, इसका स्ट्रक्चर, वो सारी चीजें होंगी, क्योंकि रिसेंटली अभी सरकार ने क्या किया है, कुछ परसेंट एलोकेशन जो है वो इंक्रीज किया है इस सेक्टर में। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रबड़ बोर्ड के बारे में पढ़ना, वो इससे जुड़ा हुआ है। तो कैसी ऑर्गेनाइजेशन है आपके यूपीएससी के लिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद अच्छा, रबड़ कल्टीवेशन के बारे में भी वैसे आपको पता होना चाहिए। रबड़ कल्टीवेशन इन इंडिया, ये आपके जीएस पेपर 3 से भी लिंक हो जाता है। हाउ यू कैन बूस्ट रबड़ कल्टीवेशन, रबड़ इंडस्ट्री के बारे में मालूम होना चाहिए, राइट। तो वो सारी डिस्कशन जो है वो हम इसमें करेंगे इन डिटेल। देन यू हैव नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। तो जब हम किसी काउंसिल के बारे में पढ़ते हैं तो क्या होता है, उसके फंक्शंस, उसमें उसका स्ट्रक्चर और उसका एम, उसका कॉम्पोजिशन, तो ये सारी चीजें होती हैं, तो वो हम देख लेंगे। देन यू हैव ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस। तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, इंडिया का क्या एम है। मैं ना आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल से 2 मेंस के क्वेश्चन दूंगी। वैसे अगर आप देखो तो 2020 में पल्सेस से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, दैट टू ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन है वो, राइट। और अभी एमएसपी के चलते जो हो रहा है फार्मर्स प्रोटेस्ट, उसमें अगर आपने शॉर्ट वीडियो देखी हो तो मैंने आपको बताया था कि सरकार जब बोल रही थी कि 5 क्रॉप्स के लिए एमएसपी 5 साल की गारंटी का एग्रीमेंट, तो वहां पर एक पल्सेस भी थे। उसमें कौन से पल्सेस थे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो हमारे लिए यूपीएससी ने प्रीलिम्स में ऑलरेडी ऐसे पल्सेस से 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं। मेंस में 2017 में यूपीएससी ने 2 क्वेश्चन डाले थे। मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी भी सही कि कैसे क्वेश्चन डाले हैं वो, तो आप उसका एक आंसर खुद से फ्रेम जरूर करना। मैं आपको कंटेंट भी दूंगी और जब इस आर्टिकल पे हम आएंगे तो वो सारी चर्चा भी हो जाएगी। तो ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस अगर इतना है तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपके जीएस पेपर 2 से भी कनेक्ट करता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से, जीएस पेपर 3 से भी ये लिंक करता है, पेपर 2 से भी और पेपर 3 से भी लिंक करता है। ये इतना टाइम मैं आपको लगा रही हूँ ना इस पर्टिकुलर एक चीज पे, ये बहुत जरूरी है। चाहती तो मैं सीधा पहले आर्टिकल पे आके शॉम्पेन ट्राइब कवर कर देती, लेकिन जब तक ये कनेक्टिविटी नहीं पता कि अच्छा ये मेरा इस पेपर से कनेक्ट करता है, ये मैं फूड सिक्योरिटी से लिंक कर सकती हूँ, ये मैं फूड प्रोसेसिंग से भी लिंक कर सकती हूँ, एग्रीकल्चर मार्केटिंग से भी लिंक हो सकता है। तो जब ये ऐसे टॉपिक्स आपके पास आएंगे क्वेश्चन में, अब वो ऐसे तो नहीं पूछेगा यूपीएससी की ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस पे कैसे लिख दो, है ना। तो जब एग्रीकल्चर मार्केटिंग हो गया तो आप मेंशन करो कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। फूड सिक्योरिटी में आप ये वे फॉरवर्ड में मेंशन कर सकते हो कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपको वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए ही बताई जाती हैं।
रही बात पहले आर्टिकल की, तो लेट्स मूव अहेड विद द फर्स्ट आर्टिकल, जिसमें अच्छा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लेट अदर्स नो अबाउट इट, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दीज सेशंस ऑल्सो. ठीक है जी. तो चलो फिर अब डिस्कस करते हैं पहला आर्टिकल. इंडियाज प्रेसिडेंट रिसेंटली मेड अ विसल स्टॉप टूर ऑफ एन आइलैंड earmarked by multi-billion-dollar development that experts warn could wipe out the indigenous Shompen tribe, which calls its home. तो बात ये है, ओवरऑल कंसर्न ये है कि इंडियन सरकार जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है, दे वांट टू डेवलप द एरिया वेयर शॉम्पन ट्राइब लिव्स, बट कंसर्न यही है दैट इट वुड थ्रेटन देयर वे ऑफ लाइफ. सो दिस डेवलपमेंट, इट कुड हार्म और इवन वाइप आउट द शॉम्पन ट्राइब who have lived in this areas for generations. तो हम बात करेंगे शॉम्पन ट्राइब्स पे. ठीक है जी. कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया. Shompen are one of the most isolated tribes on earth. They are the group of people who live in very remote areas, isolated part of the world, right? They make their home, अगर आप देखो तो they reside in dense tropical rainforest of Great Nicobar Island of Andaman and Nicobar group of island. यहीं पर आपको पता चल गया that they are one of the least studied particularly vulnerable tribal groups in India, PVTG, जिसकी मैं बात कर रही थी. इंडिया के अंदर अगर मैं ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करूं तो 8% से भी ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन जो है इट मेक्स अप टोटल पॉपुलेशन के अंदर. जब मैं बात करती हूँ ना पीवीटीजीज की, एज यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चन, पीवीटीजीज पे यूपीएससी ने क्वेश्चन डाला था, तो इंडिया में कितनी पीवीटीजीज हैं? चलो आप ये मुझे बताओ. 75, 70, 85 कितनी पीवीटीजीज हैं? साथ ही साथ पीवीटीजीज को जब मैं बात करती हूँ ना, तो उनकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. दे हैव सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब दे आर मोस्टली होमोजीनियस एंड स्मॉल पॉपुलेशन होती है उनकी, फिजिकली आइसोलेटेड होते हैं, एंड एब्सेंस ऑफ एनी रिटन लैंग्वेज, और वहां पर रेट ऑफ चेंज जो है दैट इज ऑल्सो वेरी स्लो, राइट. सो 1973 में कुछ बातें, एक्स्ट्रा बातें जो मैं आपको बता रही हूँ. 1973 के अंदर देबर कमीशन, विच कमीशन, ये यहां पर लिखा नहीं हुआ है, इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. जस्ट अ मिनट गाइस. हाँ जी, ठीक है. देबर कमीशन क्रिएटेड प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स एज अ सेपरेट कैटेगरी. फिर 2006 में, 1973 में तो ऐसे क्रिएट किया गया था बाय दिस कमीशन. 2006 में सरकार ने अलग से, मतलब दे रीनेम्ड दैट पीटीजीज, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, एज पीवीटीजीज, राइट. तो ये है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन. अब चाहे तो इसके बारे में और पढ़ सकते हैं. कमिंग बैक टू शॉम्पेन ट्राइब, अकॉर्डिंग टू द सेंसस, जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है इनकी, दैट इज 229. द एग्जैक्ट पॉपुलेशन अभी भी इट इज स्टिल अननोन टुडे. दे आर अनकॉन्टैक्टेड, रिफ्यूजिंग ऑल इंटरेक्शंस विद द आउटसाइडर्स. तभी हम बोलते हैं कि आइसोलेटेड रहते हैं, छोटे ग्रुप्स में रहते हैं, हुज टेरिटरीज में देखूं तो रेन फॉरेस्ट के आसपास ही ये रहते हैं. अगर बात करें थोड़ा सा और इनके एक्टिविटीज के बारे में, तो सेमी नोमैडिक हंटर गैदरर्स हैं. इनकी लाइवलीहुड का मेन सोर्स हंटिंग है, गैदरिंग है, फिशिंग है, लिटिल बिट ऑफ हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज भी ये करते हैं इन रूडिमेंट्री फॉर्म. ठीक है जी. जब बात आती है कि हंटिंग है, तो कैसी हंटिंग, किसकी हंटिंग? सो द मेन फूड कम्स फ्रॉम हंटिंग एनिमल्स लाइक वाइल्ड पिग्स, monitor lizard, python, crocodile, sea turtle. They collect a wide variety of forest plants. लेकिन उनका जो स्टैपल फूड है दैट इज पैंडनस फ्रूट. सर्च करना है इसके बारे में. their favorite fruit, right, which they call as larope. ये अपनी language, they speak their own language, they have many dialects, and member of one band do not understand the dialect of other as well. ये भी होता है. Slightly different version है, हर एक ग्रुप का अलग अलग different version है that others might not understand. Appearance की बात करूँ तो medium height होती है, short to medium height, round और broad heads होते हैं, narrow nose, broad faces, and they have features that are similar to people from Mongolia. Light brown skin and eyes that slant slightly. तो ये mongoloid features जैसे बोलते हैं ना, they exhibit mongoloid features. तो Mongols से ऐसे याद रख सकते हो.
They have nuclear families, husband, wife, and their unmarried children. शॉम्पन फैमिली इज कंट्रोल्ड बाय एल्डेस्ट मेल मेंबर जो होते हैं, जो सारी एक्टिविटीज घर की कंट्रोल करते हैं, विमेन एंड किड्स. मोनोगेमी इज अ जनरल रूल. पॉलीगेमी अलाउड है बट जनरल रूल इज मोनोगेमी. तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि पॉलीगेमी अलाउड नहीं है, तो ऐसा नहीं है. मतलब मोस्ट शॉम्पन फैमिलीज हैव वन हस्बैंड एंड वन वाइफ. सम माइट हैव मोर देन वन वाइफ, पॉलीगेमी, बट polygamy is allowed, but generally the rule is monogamy only. Now moving ahead with the next article, where ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ के बारे में हम बात करेंगे. एक नेटवर्क है दैट इज मैनेज्ड बाय WHO, जिसका मकसद है हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना. वो तो सब चाहते हैं थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी. सो नेटवर्क है तो मतलब देयर विल बी कंट्रीज, ग्रुप ऑफ कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो साथ में काम करेंगे टू मेक हेल्थ केयर बेटर यूजिंग डिजिटल टूल्स. ठीक है जी. तो अचीविंग वन ऑफ द 3 प्रायोरिटी एरियाज एग्रीड अपॉन इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी इन 2023, WHO ने लॉन्च किया है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ वर्चुअली. ठीक है, चलो बात करते हैं इसके बारे में. ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, पहला तो ये मुझे क्लियर हो गया कि WHO के द्वारा ये मैनेज नेटवर्क है. कंट्रीज को इट हेल्प करता है, इट हेल्प कंट्रीज फिगर आउट कि क्या जरूरत है आपको, मतलब आपकी हेल्थ केयर में आपको इंप्रूवमेंट करनी है. सो व्हाट दे नीड टू इंप्रूव हेल्थ केयर यूजिंग डिजिटल टूल्स, एंड देन इट हेल्प्स देम टू गेट दोज रिसोर्सेज. तो अलाइनिंग रिसोर्सेज इसका एक पहला यू कैन से पर्पस है. दूसरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कंट्रीज कैन शेयर द नॉलेज दैट व्हाट दे नो अबाउट डिजिटल हेल्थ केयर एंड द टूल्स दे हैव डेवलप्ड so far to make it work better. तो ये भी एक इसका एजेंडा है. तीसरा, it works to achieve the goals set out in global strategy on digital health 2020-2025. मैं आपको सारी बातें बता रही हूँ, लाइंस में लिखी हुई हैं, पढ़ना चाहो तो पढ़ा भी देती हूँ, वैसे खुद पढ़ना चाहिए थोड़ा. तो एज फार एज ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ इज कंसर्न, WHO मैनेज नेटवर्क है जिसमें आप अपने यू एम्पलीफाई, यू अलाइन द रिसोर्सेज टुवर्ड्स कंट्री लेड डिजिटल हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन. जैसे जैसे कंट्री लेड, आपकी कंट्री में एक जरूरत इसकी नीड है, वो एक कंट्री में इसकी नीड है, तो कंट्री लेड जिस तरीके से रिसोर्सेज हैं उस जरूरत है उसी तरीके से उसको एम्पलीफाई करें, अलाइन करें, कोलैबोरेशन और स्ट्रेंथन करी जाए, नॉलेज एक्सचेंज हो, शेयरिंग नॉलेज. तो इनिशिएटिव का मकसद क्या है? इनिशिएटिव का मकसद है ये ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, जिसमें यू असेस एंड प्रायोरिटाइज द कंट्रीज नीड. कंट्री की नीड के हिसाब से यू असेस थिंग्स, यू प्रायोरिटाइज थिंग्स कि आपकी हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन में, डिजिटल हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या क्या आपकी जरूरतें हैं. इंक्रीज द अलाइनमेंट ऑफ कंट्री लेवल डिजिटल हेल्थ रिसोर्सेज एंड अनफंडेड प्रायोरिटीज. सपोर्ट द एक्सिलरेटेड अचीवमेंट, जैसे कि बताया जो आपका जो ऑब्जेक्टिव है, मेकिंग श्योर दैट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड दे आर वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स दैट सेम ऑब्जेक्टिव, दैट इज द गोल्स दैट हैव सेट आउट इन ग्लोबल स्ट्रैटेजी ऑन डिजिटल हेल्थ. साथ ही साथ कंट्रीज जो हैं दे गेट बेटर एट डेवलपिंग, मेंटेनिंग, यूजिंग डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजीज, जो उनके हेल्थ केयर की जो नीड्स हैं, ऑब्वियसली इट कैन चेंज एज हेल्थ केयर ओवरऑल. सो सिंपल सा लॉजिक यही है दैट GIDH इज अबाउट कंट्रीज हेल्पिंग ईच अदर आउट टू मेक हेल्थ केयर बेटर एंड मोर एक्सेसिबल. तो ये जो इनिशिएटिव है इट्स लाइक अ बिग नेटवर्क, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉलर नेटवर्क्स. इसमें 4 मेन पार्ट्स हैं इसके. सो दिस इनिशिएटिव विल बी अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स with 4 main components: country needs tracker, country resource portal, transformation toolbox, and knowledge exchange. Country needs tracker. This keeps track of what different countries need in terms of digital health services. दूसरा, country resource portal, एक ऐसा map that shows कि what digital health resources are available in each country. तीसरा, ट्रांसफॉर्मेशन टूल बॉक्स, इट शेयर्स डिजिटल टूल्स दैट हैव बीन चेक टू मेक श्योर कि अच्छा दे आर ऑफ गुड क्वालिटी. फोर्थ इज नॉलेज एक्सचेंज, मतलब जहां पर लोग कैन शेयर ना कि व्हाट दे नो अबाउट डिजिटल हेल्थ, राइट. सो दैट इज इट. नाउ द इनिशिएटिव हेल्प कंट्रीज इन 3 ways. इट विल सपोर्ट कंट्रीज इन 3 ways बाय लिसनिंग टू देयर नीड्स, हर किसी की जरूरतों को जरूर सुनो. अलाइनिंग द रिसोर्सेज टू अवॉइड फ्रेगमेंटेशन एंड ओवरलैप, मेक श्योर कि रिसोर्सेज आर वेल यूज्ड, ओवरलैप नहीं करें. एंड बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एश्योर्ड प्रोडक्ट्स,
राइट. सो ये हो गया आपका overall the initiative will help in these 3 ways. Membership is open to all the institutions who are engaged in digital health. तो membership की ऐसी कोई बात नहीं है, it is open to all. अगला आर्टिकल है, अभी सरकार ने इंक्रीज किया है क्या एलोकेशन, किसके लिए, फॉर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रबर सेक्टर बाय 23% टू ₹708.7 करोड़ फॉर अगले 2 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए, एंड द स्कीम इज रन बाय रबर बोर्ड. रबर बोर्ड के बारे में तो पढ़ेंगे ही सही, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है. रबर कल्टीवेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर, ये बात कहीं लिखी नहीं हुई है, मतलब अगर आप यहाँ पे कहीं स्लाइड पे देखेंगे, इट्स एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. इंडिया में अराउंड 8.5 लाख हेक्टेयर जो एरिया है दैट इज अंडर रबर कल्टीवेशन. और उसमें अगर आप लगाओ केरला, कन्याकुमारी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तमिलनाडु, तो यहाँ मतलब ऑलमोस्ट 5 लाख हेक्टेयर वॉज इन केरला एंड 1 लाख के आसपास त्रिपुरा में लगा लो. सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे त्रिपुरा, असम, 16% टोटल प्रोडक्शन का 16% यहाँ से आता है. केरला का कंट्रीब्यूशन जो है इट हैज, वैसे तो ज्यादा है बट इट हैज कम डाउन ऑल्सो. पहले 90% था, अभी कुछ 78% के आसपास हो गया है. सो रबर कल्टीवेशन की जब मैं बात करती हूं तो क्या करना चाहिए टू बूस्ट रबर कल्टीवेशन. नेचुरल रबर बहुत वर्सेटाइल, असेंशियल रॉ मटेरियल है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम मिल्की सैप ऑफ सर्टेन प्लांट स्पीशीज, है कि नहीं, मेंशन नहीं है बट इतना आपको पता होना चाहिए. जब मैं रबर कल्टीवेशन की बात करूं तो कैसा क्लाइमेट चाहिए इसको. अब मैंने आपको एरिया बता दिया कि केरला में इतना प्रोडक्शन होता है तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए रहेगा, रेनफॉल ज्यादा चाहिए, 2000 to 4500 mm की रेनफॉल चाहिए. सॉयल जो चाहिए रहेगी दैट इज डीप एंड लेटरियाटिक फर्टाइल सॉइल यहाँ पर चाहिए रहेगी. और साथ ही साथ अगर मैं रबर प्रोडक्शन की बात करूं तो इंडिया इज करंटली, अच्छा आप बताना, क्या इंडिया 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ नेचुरल रबर, येस और नो. ठीक है, रबर के एप्लीकेशन सबको पता है, टायर मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेटिव पार्ट्स, आपके फुटवेयर्स के अंदर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, मेडिकल डिवाइसेस में, कंज्यूमर गुड्स में, स्पोर्टिंग, टेनिस बॉल, गोल्फ बॉल्स, प्रोटेक्टिव गियर, ग्लव्स, इरेजर, बैलून्स, राइट, बेल्ट, तो इन सब में रबर की एप्लीकेशंस हैं ये सारी की सारी. ठीक है जी. अब रही बात रबर बोर्ड की, एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, रबर एक्ट 1947 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करी गई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है. ये जो पूरी कहानी मैंने रबर की आपको बताई है, तो इस रबर इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, जहां पर आप इसमें रिसर्च, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एक्टिविटीज, एक्सटेंशन, ये सारी चीजें it assists this particular board. So it maintains पूरा डेटा, स्टेटिस्टिकल डेटा ऑफ रबर, कि अच्छा मुझे और क्या स्टेप्स लेने चाहिए टू प्रमोट मार्केटिंग ऑफ इट, क्या लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज आई शुड अंडरटेक, वो सारा काम रबर बोर्ड का है. क्रिटिकल और क्रूशियल फंक्शन क्या है, इशूइंग लाइसेंस टू द रबर प्रोड्यूसर्स, जो भी इसे डील करते हैं, एक्सपोर्टर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स. सो इट इज रबर बोर्ड लाइसेंस, जो कि मैंडेटरी है हर किसी के लिए जो भी इन्वॉल्व है रबर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर. तो रबर बोर्ड का स्ट्रक्चर ऐसा है कि चेयरमैन जो होते हैं उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. 28 मेंबर होते हैं इसके अंदर, जो कि नेचुरल रबर इंडस्ट्री के अलग अलग इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. और जो एक्टिविटीज है बोर्ड की वो एक्सरसाइज करी जाती हैं थ्रू 5 डिपार्टमेंट, जैसे जनरल सर्विस का हो गया, एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी, रिसर्च सर्विसेज, रिसर्च सर्विसेज, ट्रेनिंग एंड फाइनेंस. और हेडक्वार्टर देखो केरला में ज्यादा होता है प्रोडक्शन, तो केरला में कोट्टायम. ठीक है जी. आगे बढ़ते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस के बारे में डिस्कस करते हैं. कैसी काउंसिल है ये? National Council for Transgender Persons convened its pivotal meeting under the chairmanship of Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment. अभी आई थिंक आपको रबर बोर्ड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई है. स्टिल कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. रबर बोर्ड, रबर इंडस्ट्री, ये आपके पूरा जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी. चलिए बढ़ते हैं कमीशन के ऊपर. जस्ट गिव मी अ मिनट. हाँ जी, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, तो मुझे पता चल रहा है कि ट्रांसजेंडर के राइट्स को सेफगार्ड करने का काम इस काउंसिल का है. ठीक है,
स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो कोई एक्ट इससे जुड़ा होगा जिसके अंडर ये कॉन्स्टिट्यूट हुई, बिल्कुल ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। किस लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, किस लिए है ये? ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के जो प्रोविजंस हैं क्या वो सही से इंप्लीमेंट हो रहे हैं, प्रॉपर मॉनिटरिंग करना, इवैल्यूएट करना और सरकार को रिकमेंडेशंस देना कि अच्छा आप और क्या कर सकते हो टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस। इसका एम क्या है? ट्रांस कम्युनिटी में अवेयरनेस को रेज करना, लाइवलीहुड इश्यूज को लेके पूरा इस पे फोकस करना, कैसे आप उनके सोशल जस्टिस के लिए आप आगे आ सकते हो, और ये जो आपका गोल है ताकि ट्रांस पर्सन्स को एक्सेप्ट किया जाए विद इन फैमिलीज, इन द लार्ज सोसाइटी के अंदर भी, तो सभी स्टेट्स में इंश्योर करना कि ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड्स हों जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के एसेंशियल नीड्स है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, फूड, हाउसिंग, ये सब चीज़ें इंश्योर करें। रही बात इस काउंसिल की, जो मिनिस्टर है यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वो चेयरपर्सन है एक्स ऑफिशियो। सो ऐसा होता है कि अगर वो जो भी मिनिस्टर होंगे ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वो चेयरपर्सन ही होंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज द वाइस चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो। बाकी जो मेंबर्स है काउंसिल के वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। 5 रिप्रेजेंटेटिव्स ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हैं, बाकी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, नेशनल कमीशन फॉर विमेन हो गया, तो ये सब भी यहाँ से भी रिप्रेजेंटेटिव जो है वो होते हैं, एंड वेरियस एक्सपर्ट्स दैट रिप्रेजेंटिंग एनजीओज। फंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना, ट्रांसजेंडर पर्सन्स के रिगार्डिंग जो पॉलिसीज बनती हैं, प्रोग्राम्स, लेजिस्लेशन, प्रोजेक्ट्स, उनकी फॉर्मुलेशन में वहां पर एडवाइस करना, ये पॉलिसीज और प्रोग्राम्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या इक्वालिटी अचीव हो रही है, तो वो सब मॉनिटर करना और इवैल्यूएट करना। सरकार में जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो एक्टिविटीज हो रही हैं, टू रिव्यू एंड कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड अदर एनजीओज जो कि उन सभी मैटर से डील कर रहे हैं जो ट्रांसजेंडर पर्सन से हैं। ट्रांसजेंडर पर्सन्स के ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करना, एंड ऐसे जो भी फंक्शन दैट आर प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वो सारा ये काउंसिल देखती है। ठीक है जी, चलिए चलते हैं आज के लास्ट आर्टिकल पे। रिसेंटली ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस एक एनुअल गैदरिंग होती है जिसमें सारे पल्स प्रोड्यूसर्स हो गए, प्रोसेसर हो गए, ट्रेडर्स हो गए, ज्वाइन करते हैं, एंड दे जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन। इंडिया का एम है कि हमें 2027 तक पल्सेस में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करनी है और इसमें कल्टीवेशन को और ज़्यादा एक्सपैंड करना है और सीड्स की नई वैरायटी को सप्लाई करना है। खाते हो ना हरे मूंग, अरहर की दाल, ग्रीन पीस और मूंग दाल, राइट, उड़द की दाल, तो राजमा, किडनी बीन्स, येलो पिजन पीस, ये तो सारी दालें हो गई। अब दालों के नाम यूपीएससी तो पूछेगी नहीं, यूपीएससी पूछेगी ये 2017 में यूपीएससी ने पूछा कि मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस बिकॉज ऑफ विच द ईयर 2016 वाज डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस बाय यूनाइटेड नेशंस। क्या एडवांटेजेस हैं ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस? मेजर रीजन क्या है फॉर डिक्लाइनिंग राइस एंड व्हीट यील्ड इन द क्रॉपिंग सिस्टम, और कैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हेल्पफुल है टू स्टेबलाइज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स इन द सिस्टम। इसके बारे में यूपीएससी ने 2 क्वेश्चन पूछे। अब मैं आपको जो बता रही हूं आप इसमें यहां से आंसर निकाल सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके। ग्लोबल पल्सेस कॉन्फेडरेशन जो है, कॉन्फ्रेंस जो है, इसके अंदर पूरी पल्स इंडस्ट्री के जितने भी सेगमेंट्स हैं सबके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ग्रोअर्स से लेके रिसर्चर, लॉजिस्टिक सप्लायर्स, ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, प्रोसेसर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, कंज्यूमर्स, सब। इसमें 24 नेशनल एसोसिएशंस होती हैं और 500 से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर मेंबर्स होते हैं। दुबई, इट इज बेस्ड इन दुबई एंड लाइसेंस्ड बाय दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर। रही बात इंडिया में पल्सेस प्रोडक्शन की, तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। 25% ग्लोबल प्रोडक्शन जो है वो इंडिया से होती है, 27% वर्ल्ड की कंजम्पशन कंज्यूमर, एंड अगर मैं इंपोर्टर की बात करूं तो 14% जो इंपोर्ट है करता है पल्सेस का। पल्सेस अकाउंट फॉर अराउंड 20% ऑफ द एरिया अंडर फूड ग्रेन्स और कंट्रीब्यूट करता है 7 से 10% टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, कर्नाटका ये टॉप पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। पल्सेस एग्रीकल्चर ईयर की मैं बात करूँ तो थ्रू आउट दे ग्रो। रबी पल्सेस में देखो ग्राम, चना, मसूर, अरहर, और खरीफ पल्सेस में मूंग, उड़द, तुर दाल, तो ये सारे खरीफ पल्सेस हैं। ये यहाँ से आपके प्रीलिम्स का सवाल बनता है।
ठीक है। हमारी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है हमारे पड़ोसी देश, बांग्लादेश, चाइना, यूएई, यूएसए, नेपाल, ठीक है, मेजर। पल्सेस प्रोटीन में बहुत रिच होते हैं, फाइबर में, विटामिन में, मिनरल्स में, एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। दे फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करते हैं। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की जरूरत कम पड़ती है ड्यू टू इट्स लेग्यूमिनस नेचर। पल्सेस ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं, तो इसीलिए क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप भी है ये। लो कार्बन फुटप्रिंट होता है एज कंपेयर टू मेनी अदर क्रॉप्स। अगर आप पल्सेस जैसे होता है ना क्रॉप रोटेशन में, इस बार पल्सेस ग्रो, अगली बार ये, इस बार ये, इस बार ये, क्रॉप रोटेशन के अंदर अगर आप पल्सेस को ऐड करते हो तो आपका सॉइल का स्ट्रक्चर बढ़ता है, रिड्यूस डिसीज साइकिल्स, सप्रेस द वीड्स, और हेल्थियर एग्रीकल्चरल सिस्टम जो है वो और ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये इसका सिग्निफिकेंस है जो आप अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हो। हालांकि देयर आर सर्टेन कंसर्न्स, हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस है, लैक ऑफ फोकस है, यील्ड गैप भी है, देयर इज लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ पल्सेस इन इंडिया एज कंपेयर टू अदर मेजर प्रोड्यूसर्स एज वेल, राइट। तो फार्मर्स आर एक्सपीरियंसिंग रिड्यूस्ड अर्निंग इसके अंदर डिस्पाइट इन एमएसपी। तो सरकार के कुछ इनिशिएटिव्स भी हैं, वी हैव नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन पल्सेस, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है। तो ओवरऑल देखो, डाइवर्सिफिकेशन करना और वैल्यू एडिशन ये बहुत जरूरी है। फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम्स हो दैट आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, इंश्योरेंस कवर हो इसके अंदर, क्रेडिट एक्सेस और ज्यादा अच्छे से हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रेंथन किया जाए, राइट। सो ये सारी चीजें जो है यू कैन राइट इट इन योर वे फॉरवर्ड। ये पूरा आर्टिकल था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए इतना ही। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।